जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी किए होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। मॉर्निंग की क्लास हमारी हो चुकी है। आपने अगर उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मॉर्निंग की क्लास को आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग की क्लास में क्या किया। हमने किया हमारा चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जाके आप वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, और इस सीरीज में फ्रेंड्स हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप अपने होम साइंस के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ डालिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो यही हमारी कोशिश है और इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि इस सीरीज़ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उन सभी के पास तक फ्रेंड्स ये सीरीज पहुँचे, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्यों? कि मैंने अभी बताया कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स हैं ना, सबके पास तक ये सीरीज पहुँचे और उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। जितने भी अभी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के लर्नर्स हैं, उनके भी रिवीजन में काफ़ी ये सीरीज़ हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ आपके अगर कोई जानने वाले हैं या फिर आप स्वयं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम सारे ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से और आगे बढ़ सके। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें है चैप्टर 9। इट मीन्स हम आज क्या पढ़ेंगे? अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम जानेंगे, यानी कि डिजीजेस क्यूज्ड बाई इम्प्योर एयर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा क्लास 9th का चैप्टर 9th। और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक बार आप उसको एक नज़र में देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स इस अध्याय में हम देखेंगे अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे कि वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण, तपेदिक या राज्य यक्ष्मा अथवा क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा, चेचक या बड़ी माता, चिकन पॉक्स या छोटी माता, खसरा, डिफ्थीरिया या रोड़ी, काली खांसी या कुकर खांसी। तो जितने भी तरह के रोग हैं फ्रेंड्स, हम ये सारे ही कवर करने वाले हैं। कैसे? अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के माध्यम से, जो हमारा आज का ये चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। एक बार देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम एक बार जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमने प्रीवियस में क्या किया है उसका एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्योंकि यू नो दैट ना, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, आगे का आप पढ़ते जाओ, पीछे का आप रिवाइज ना करो तो फ्रेंड्स पीछे का भूलते जाओगे, जो पढ़ते जाओगे वो भी भूल जाओगे, और जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। मेन पॉइंट क्या होता है इसको रिवीजन करने का, कि आपने जो पीछे पढ़ रखा है, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, दोनों ही पॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए जो है, आप जब भी कुछ भी पढ़ें, होम साइंस ही नहीं कुछ भी पढ़ें, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपको ये मैं स्ट्रेटजी आप फॉलो करके देखना, आपको बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील होगा। कि आप जब भी जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले आपने क्या पढ़ा है, 2-4 मिनट ही सही, एक बार उसका रिवीजन लेके देन आप न्यू टॉपिक को स्टार्ट करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो चलिए एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था चैप्टर 8, और चैप्टर 8 हमारा क्या था? पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। हमने देखा था कि जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूरा हमारा चैप्टर था। इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे हमारे प्रीवियस क्लास में। तो आई होप आपने उस वीडियो को अभी तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि आज हमने मॉर्निंग में ही इसकी क्लास की थी, वहाँ से इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय इन तरह के क्वेश्चन को देखा था। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास। देखिए 1-2 मिनट ही लगा, हमारा प्रीवियस क्लास रिवाइज हो गया। आपको पता तो लग गया ना कि आपने मॉर्निंग की क्लास में आखिर पढ़ा क्या है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार रिवीजन अवश्य लिया करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। देखते हैं हमारा अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसके लिए शुद्ध वायु, जल,
व शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। इन सभी में वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं शुद्ध भोजन सभी आवश्यक है। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? वायु का, क्योंकि वायु के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। मानव श्वसन क्रिया में लगातार वायु का सेवन करता रहता है। वास्तव में वायु कोई तत्व नहीं है, यह विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होती है, जो कि हमने पढ़ा था हमारे इसमें चैप्टर 8 में भी हमने वायु के बारे में जाना था ना। तो हमने गैसों की मात्रा भी देखी थी, उनके वजन के अकॉर्डिंग, उनके आयतन के अकॉर्डिंग, यानी उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यदि मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से वायु में उपस्थित इन गैसों के निश्चित अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो उसे अशुद्ध वायु अथवा वायु प्रदूषण कहा जाता है। अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था ना। एयर पोल्यूशन भी पढ़ा था हमारा पीछे, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने एयर प्रदूषण भी पढ़ा था। तो आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको देखेंगे ना तो उसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। यदि श्वसन क्रिया के दौरान अशुद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अशुद्ध वायु के वायरसों के संक्रमण के कारण अनेक प्रकार के वायु जनित रोग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणु भी उपस्थिति होते हैं, जो श्वास के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे रोगग्रस्त करते हैं। अशुद्ध वायु से निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग। अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के धूल कण तैरते रहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त हो जाता है। धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग मुख्यतः आँख, गला तथा कानों से संबंधित होते हैं। मनुष्य के गले में टॉन्सिल फूलना धूल कणों से उत्पन्न होने वाला रोग है। नंबर 2 देख लेते हैं, औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से अनेक प्रकार की गैसें, विषैले पदार्थ, ठोस कण आदि वायु में मिलकर इसको अशुद्ध करते हैं, जिसके कारण मनुष्य के अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उद्योगों से उत्पन्न इन प्रदूषक गैसों में गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स आदि होते हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य में अनेक रोग जैसे गले, आँख, नाक के अनेक रोगों के साथ श्वास रोग, तपेदिक तथा कैंसर होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 है, श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग। श्वसन क्रिया के दौरान जीव वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस क्रिया से वायु में नमी की वृद्धि हो जाती है और अनेक रोगाणुओं का विकास हो जाता है। उदाहरण, किसी बंद कमरे, सिनेमा घर, सभागार आदि में इस प्रकार की दूषित वायु का अनुभव किया जा सकता है। अशुद्ध वायु के कारण घुटना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी आदि की समस्या उत्पन्न होने लगती है। वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग के वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं, जैसे निमोनिया, तपेदिक, श्वास रोग, जुकाम आदि। निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क में रहने से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। नंबर 4 है, वस्तुओं के सड़न से उत्पन्न होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के सड़ने से वायु में दुर्गंध फैलती है, जो वायु को क्या होती है? विसरित होकर विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणु उत्पन्न करती है। वस्तुओं के सड़ने से उत्पन्न होने वाले रोगों में अतिसार, सिर दर्द, अजीर्ण, चक्कर आना आदि प्रमुख हैं। तो ये हमने कुछ देख लिए। किसके बारे में देखे? अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। ये देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि वस्तुओं की सड़न से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं। शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं, अतिसार, सिर दर्द, अजीर्ण, चक्कर आना आदि। और धूल कणों से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग, जो हमने पॉइंट्स पढ़ा ना अभी, उन्हीं से रिलेटेड है ये। धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग, आँख, कान, गला संबंधी रोग जैसे गले में टॉन्सिल फूलना आदि। और श्वसन क्रिया से घुटना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी, निमोनिया, तपेदिक, जुकाम, श्वास रोग आदि। साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण से गले, नाक, आँख के अनेक रोगों के साथ श्वास रोग, तपेदिक, कैंसर आदि। तो ये जो क्या है, ये रोग हैं। और ये रोग फैलते किससे हैं, उनके ये आपको दिया गया है, ये उनके चार्ट हैं। तो आई होप ये चार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण।
जब कोई व्यक्ति अशुद्ध वायु में श्वास लेता है तो इसमें उपस्थित रोगाणु व्यक्ति के श्वसन मार्ग से होकर उसके फेफड़ों तथा वहां से रुधिर द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति में वायु संक्रमित रोगों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु अथवा वायरस के प्रवेश कर जाने के बाद क्रिया प्रतिक्रियाएं जिस शक्ति द्वारा निर्धारित होती हैं उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता इट मीन्स इम्यूनिटी कहा जाता है। किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक होगी उसमें उतने ही समय के बाद रोग के लक्षण उत्पन्न होंगे। शरीर में किसी तत्व की कमी अथवा रोग के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति के शरीर में रोगाणु प्रवेश करने के जितने समय बाद रोग के लक्षण दिखने लगते हैं उस समय को उद्भवन काल या संप्राप्ति काल कहा जाता है। अब ये देख लेते हैं तपेदिक या राज्यक्षमा अथवा क्षय रोग के बारे में। तपेदिक एक अन्य गंभीर एवं घातक संक्रामक रोग है। संपूर्ण विश्व में तपेदिक के 1/3 मरीज केवल भारत में हैं। इस रोग को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। सामान्यतः इसे टीबी भी कहा जाता है। तपेदिक को किस नाम से? टीबी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह रोग धीरे धीरे वृद्धि करता है। इस रोग में मनुष्य के शरीर का धीरे धीरे क्षय होता है। इस रोग से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। नवजात शिशु को सर्वप्रथम तपेदिक रोग से बचाव का टीका दिया जाता है। इस रोग का प्रसार भारत के साथ पूरे विश्व में है, लेकिन अमेरिका या यूरोप में आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इस रोग का नियंत्रण यानी कि इस रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। किस रोग पर? तपेदिक या टीबी के रोग पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार का भी BCG के टीके द्वारा इसकी रोकथाम का उद्देश्य लगभग पूर्ण हो चुका है, यानी कि भारत सरकार में भी लगभग इस रोग पर विजय प्राप्त हो चुका है, यानी कि भारत सरकार ने भी लगभग इस रोग पर विजय प्राप्त कर लिया। किसके द्वारा? BCG के द्वारा। टीबी तपेदिक को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, फुसफुसिया तथा अफुफ्फुसिया के तौर पर देखते हैं। रोगी के फेफड़ों को जब टीबी के कीटाणु प्रभावित करते हैं तो इन्हें फुफ्फुसीय टीबी तथा जब कीटाणु अन्य रोगों को प्रभावित करते हैं तो इसे अफुफ्फुसीय टीबी कहा जाता है। आपने समझा? रोगी के फेफड़ों को जब टीबी के कीटाणु प्रभावित करते हैं, यानी कि फेफड़ों को जब प्रभावित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय टीबी कहा जाता है। तथा जब कीटाणु अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं, जब फेफड़ों को प्रभावित करते हैं तो आप क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय टीबी उसको बोला जाता है। जब टीबी के कीटाणु किसी अन्य अंग को प्रभावित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अफुफ्फुसीय टीबी के नाम से जाना जाता है। इस रोग के कई रूप होते हैं, जैसे फेफड़ों की तपेदिक, आंतों की तपेदिक, अस्थियों की तपेदिक। फेफड़ों की तपेदिक को प्लमोनरी टीबी भी कहा जाता है। फेफड़ों की टीबी को और किस नाम से जाना जाता है? पल्मोनरी टीबी के नाम से भी जाना जाता है तथा यह सर्वाधिक प्रचलित तपेदिक है। उद्भवन काल: व्यक्ति के शरीर में इस रोग का संक्रमण बाल्यकाल में ही होता है। जब श्वास के माध्यम से इस रोग के रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं तो इसे प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है, यानी कि जब सांस के द्वारा इस रोग के लक्षण रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। शरीर में पहुंचकर यह रोगाणु धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाते हैं। रोग के कारण एवं संक्रमण: तपेदिक एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जो तपेदिक यानी टीबी जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? वो एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये है ये जीवाणु जो कि ये रोग को फैलाता है। यह गंदगी, नमी तथा अंधेरे स्थानों पर अधिक पनपता है। टीबी के जीवाणु की खोज सन 1882 इट मीन्स 1882 में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकली कि जो तपेदिक का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो टीबी के जीवाणु को खोज किसने की? वो की रॉबर्ट कोच ने। और कब की? 1882 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। यह जीवाणु 2 प्रकार का होता है, मानवीय यानी कि मनुष्य को प्रभावित करने वाले तथा पाशविक इट मीन्स पशुओं को प्रभावित करने वाले। तो जो ये
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो ये मनुष्य को प्रभावित करता है तथा दूसरों पशुओं को भी ये जो टीबी का वायरस है ये प्रभावित करता है। यह जीवाणु एक मुड़े हुए दंड के समान होता है। इस रोग का जीवाणु वायु व श्वास के द्वारा फैलता है। मक्खियों के द्वारा भी यह जीवाणु स्वच्छ भोजन को संक्रमित कर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति के जूठे बर्तन, वस्त्र आदि के प्रयोग से भी यह रोग फैल जाता है, यानी कि यह संक्रामक रोग है। निम्नलिखित परिस्थितियों में इस रोग के उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। परिस्थितियां कौन कौन सी है देखते हैं। रोगी के खांसने, छींकने, बोलने तथा उसके बलगम के साथ रोगाणु लगभग 3 फुट की दूरी तक किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। नंबर 2, इस रोग के रोगाणु बलगम व थूक द्वारा वायु में मिल जाते हैं, फिर इसी वायु में सांस लेने पर अन्य व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। पॉइंट 3, स्वास्थ्य संबंधी अन्य रोग जैसे फ्लू, निमोनिया, जुकाम, खांसी आदि से सारी दुर्बलता हो जाती है, यानी कि शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसे दुर्बल व्यक्तियों को ये जीवाणु शीघ्र ही प्रभावित करते हैं, यानी कि जिसकी शरीर दुर्बल हो जाती है, जो कमज़ोर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो टीबी ये रोग है ये बहुत शीघ्रता से प्रभावित करते हैं। पॉइंट 4 है, गंदी मलिन बस्तियों में जहां सूर्य का प्रकाश शीघ्रता से नहीं पहुंचता वहां यह रोग शीघ्रता से फैल जाता है। नंबर 5 है, क्षमता से अधिक श्रम शारीरिक व मानसिक टीबी रोग ग्रसित होने का कारण बन सकता है। पॉइंट 6, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अपौष्टिक भोजन तथा गरीबी इस रोग के प्रसार के मुख्य कारक होते हैं। पॉइंट नंबर 7, मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति इस रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। पॉइंट 8, रोगग्रस्त गाय के दूध के सेवन से भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है। पॉइंट 9, क्षय रोग होने की संभावना मधुमेह पीड़ित व HIV रोगियों को अधिक होती है। क्वेश्चन 10, कभी कभी शरीर के घाव द्वारा भी ये सीधे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। कौन से? टीबी रोग के जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु कौन से होते हैं जो टीबी फैलाते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आई थिंक ये आपको तपेदिक के बारे में पता चल गया होगा। हमने इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यानी कौन कौन सी कि जो तपेदिक का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, तपेदिक की खोज कब हुई थी और किसने की थी है, और किसको प्रभावित करता है, और इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं तपेदिक के रोग के लक्षण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। रोग के प्रारंभ में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, यानी कि जब ये रोग स्टार्ट होता है, शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत में पता नहीं लगता। जब यह पूर्ण रूप से शरीर को प्रभावित कर देता है इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, प्रारंभ में हल्का ज्वर व खांसी रहती है। नंबर 2, धीरे धीरे व्यक्ति की भूख कम हो जाती है तथा वह कमजोर होने लगता है। नंबर 3, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को थकान शीघ्र ही महसूस होने लगती है। नंबर 4, सीने में पीड़ा होती है तथा श्वास गति भी यानी कि सांस लेने की गति भी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, रोगी के शरीर में रक्त का अभाव हो जाता है जिससे उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। पॉइंट 6, टीबी के जीवाणु फेफड़ों को खाकर छलनी कर देते हैं जिस कारण रोगी को अधिक पीड़ा होती है। इस स्थिति में रोगी को कफ तथा रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात तीव्रता से मुंह से खून के थक्के निकलने लगते हैं। इस स्थिति में रोगी अत्यंत गंभीर हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके बारे में, तपेदिक यानी टीबी रोग के लक्षण हमने देखे कौन कौन से दिखाई देते हैं जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई लक्षण देख लिया हमने, टीबी रोग जान लिया, ये किस तरह से फैलता है वो हमें पता चल गया। अब इस रोग का उपचार किस तरह किया जाए, यानी कि टीबी रोग से किस तरह बचा जाए, तो देख लेते हैं। नंबर 1 है, तपेदिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को तुरंत क्षय चिकित्सालय भेजना चाहिए, यानी कि जहाँ पे टीबी की जांच होती हो वह अस्पताल में भेजना चाहिए। यदि रोगी को घर में रखना पड़े तो उससे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उचित दूरी क्यों? क्योंकि यह संक्रामक रोग है अर्थात फैलने वाला रोग है। पॉइंट 2, अनुभवी एवं योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए तथा उसके परामर्श के अनुसार समस्त औषधियां अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस रोग का उपचार लंबे समय तक चलता है अतः निश्चित अवधि से पूर्व दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए। पॉइंट 3 है, रोगी को खुले एवं हवादार कमरे में रखना चाहिए तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थूक बलगम के लिए निःसंक्रामक विलयन से भरे हुए बर्तन का प्रयोग करना चाहिए।
पॉइंट 4 है रोगी को स्वच्छ वातावरण में चिंता मुक्त अवस्था में रहना चाहिए तथा ताजे फल तथा संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। पॉइंट 5 है रोगी के संपर्क में अन्य व्यक्तियों को बचना चाहिए, यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि जो रोगी है उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति ना आए तथा रोगी के थूक, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि से दूर रहना चाहिए। पॉइंट 6 अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट 7 रोगी के खाने में खटाई, मिर्च व तेल युक्त भोजन से परहेज रखना चाहिए। रोगी को धूल व धुएं से भी बचाना चाहिए। तो ये हमने जान लिया किसके बारे में, हमने जाना फ्रेंड्स तपेदिक अर्थात टीबी के बारे में। उसके कारण देख लिए, संक्रामक यानी कि संक्रमण देख लिए, तपेदिक रोग के लक्षण देख लिए और साथ ही साथ तपेदिक रोग से किस तरह से बचा जा सकता है उसके उपचार भी हमने देख लिए। आई होप टीबी आपको समझ में आ गया होगा कि टीबी होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा है इन्फ्लुएंजा, इसको देख लेते हैं फटाफट, फिर क्लास को करते हैं स्टॉप। इन्फ्लुएंजा क्या होता है देखते हैं। यह वायु के संक्रमण से फैलने वाला रोग है, यानी कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा है ये वायु के संक्रमण से फैलता। ध्यान रखिए आप, जो हमने ये टीबी पढ़ा था वो किससे फैलता है, वो जीवाणु द्वारा फैलने वाला यानी कि जर्म्स के द्वारा फैलता है। बट इन्फ्लुएंजा वायु के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसका संक्रमण तीव्र गति से बड़ी संख्या में लोगों में होता है। मौसम में परिवर्तन के समय इसका प्रसार अधिक गति से होता है। इस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका संक्रमण वायु के अतिरिक्त रोगी की श्वास तथा उसके उपयोग में लाए गए बर्तन आदि से भी होता है। उद्भवन काल यानी का इसका स्टार्टिंग का काल क्या है, इस रोग का उद्भवन काल लगभग 24 से 48 घंटे होता है। रोग के कारण एवं संक्रमण, यह रोग एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से फैलता है जिससे क्या होता है, सर्वप्रथम जुकाम होता है और जिसके बिगड़ने से यह फ्लू बन जाता है। कुछ घंटों में यह रोग अत्यधिक फैल जाता है। रोगी की खांसी, थूक एवं छींक इस रोग को फैलाते हैं तथा रोगी के संपर्क या उसके द्वारा प्रयुक्त सामान जैसे बर्तन, रुमाल आदि वस्तुओं के द्वारा भी यह रोग फैलता है। इस रोग के लक्षण देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा के। नंबर 1 है व्यक्ति के इस रोग से ग्रसित होते ही उसे खांसी, जुकाम तथा ज्वर हो जाता है। नंबर 2 रोगी को छींकें आनी प्रारंभ हो जाती है तथा नाक से पानी बहने लगता है। नंबर 3 शरीर में दर्द व बेचैनी होने लगती है। रोगी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है। नंबर 4 है पीड़ित व्यक्ति को 102 फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिए किसके, रोगी के लक्षण, किस रोगी के, जिसको इन्फ्लुएंजा होता है। अब इसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 फ्लू होने के पश्चात रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए। नंबर 2 रोगी को नमक युक्त गर्म पानी से गरारे करना चाहिए। नंबर 3 रोगी को हल्का आहार जैसे दूध, चाय तथा दलिया आदि ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4 है किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लेनी चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि इन्फ्लुएंजा रोग से आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं तक कंप्लीट होगी। फटाफट ये 2-4 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो हमने भी पॉइंट्स पढ़े, तपेदिक और ये इन्फ्लुएंजा। अशुद्ध वायु क्यों हानिकारक है, धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा है, औद्योगिक प्रदूषण से किस प्रकार के रोगों की होने की संभावना होती है। क्वेश्चन 4 तपेदिक रोग का प्रसार किस जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति को सामान्यतः कितना ज्वर हो सकता है। ये देखिए ऊपर ही है, इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक में ही हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से चीज़ों को समझा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा चीज़ें माइंड में फीड होंगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारी किसके बारे में, चेचक या बड़ी माता के बारे में। हम जानेंगे कि चेचक या बड़ी माता आपने सुना भी होगा, थोड़ा इसको देख लेंगे कि ये क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और किसके कारण होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।